आप लोग के कोई डाउट्स हो तो डाउट्स पूछिए, सो दैट वी मे स्टार्ट नाउ। कोई डाउट आ रहा हो किसी चीज के ऊपर पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस भेजे थे एंड आई एम श्योर सबने करने की उनको कोशिश की होगी। मुझे कुछ लोगों के होमवर्क मिल भी गए, ठीक है, अभी भी सबके नहीं मिले हैं। और मेरा सिर्फ उसमें यही कहना है कि आप अगर डिले करेंगे तो आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो अपन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो तो क्वेश्चंस तो होते जाएंगे, हम सिलेबस में आगे बढ़ता जाएगा, आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा। तो आप अपने बैकलॉग को इकट्ठा नहीं करें और कॉन्स्टेंटली काम करते रहें। स्कूल का इंटरेस्ट तो सिर्फ टेस्ट में है, तो ठीक है टेस्ट तो दीजिए आप, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना काम भी करते रहें, अदरवाइज वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। ओके, सो fine. Now I start with the questions with you. मैंने आपके साथ में लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो आपको समझ में भी आए होंगे, और ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। शीट नंबर 48 थर्ड शीट है डेप्रिसिएशन की। इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे और जो आपको करने थे। इस शीट के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस के मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। शीट नंबर 48, एनी डाउट्स? किसी को कोई चीज पूछनी है इसके अंदर? नो सर। आई स्टार्ट फर्दर, मैं आगे बढ़ता हूँ। On 1st January 2017, a business purchased a machine costing rupees 2,50,000 की मशीन खरीदी गई है 1 जुलाई 2017 को। It purchased another machine, एक दूसरी मशीन खरीदी उन्होंने 2 लाख रुपए की 1 जुलाई को। 1 जनवरी को एक मशीन थी 2.5 लाख की 16 में, 17 में दूसरी मशीन, और वो 20% रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को खत्म होता है। आपसे पूछा गया 31 मार्च 2018 का डेप्रिसिएशन आप निकालिए। सिंपल है क्वेश्चन, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि अभी ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर हमको अपना आंसर कैसे लिखना है वो नहीं आता, क्योंकि अब हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं। बड़े इन द सेंस ये हो गए हैं कि अब सब कुछ ऑब्जेक्टिव करने लग गए हैं, जैसे कि IIT की तैयारी करना। लेकिन आप 11th में हैं तो आपको बेसिक प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस में फोकस कराता हूँ, है ना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करने से नहीं हो जाता। अब हमारे पास 2018 में 2 मशीन थी, तो मुझे उसको कैलकुलेशन करना है। तो मशीन 1, एक मैंने यहाँ मशीन 1 रखी और यहाँ मैंने रख दी मशीन 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 मशीन है। ठीक है, इसमें मैं अपनी याददाश्त के लिए ब्रैकेट में डेट डाल देता हूँ। ये मशीन हमने खरीदी 1 जनवरी 2016 को, और ये मशीन हमने खरीदी है 1 जुलाई 2017। दिस इज व्हाट वी हैव डन। ये 2 मशीनें हैं हमारे पास में, एंड दैट इज हाउ विल गो फर्दर। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉस्ट। अकाउंट्स के अंदर ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉस्ट मींस कॉस्ट, हाँ कॉस्ट जो है मैं डेट वाइज चलता हूँ। कॉस्ट हमारी ये हमारा सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो हुआ है दैट इज ऑन 1 जनवरी 2016 को हुआ है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन। 2016 साल पूरा जब खत्म होगा 31 दिसंबर 2016 को, जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन की डेट दी है 31 दिसंबर, उस समय तक सेकंड मशीन खरीदी नहीं गई थी। तो अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन फॉर 2016, तो मुझे डेप्रिसिएशन का रेट दिया है क्वेश्चन में 20%। 20% ऑफ 2,50,000 हमने 1 जनवरी को खरीदी और 31 दिसंबर 16 को डेप्रिसिएशन लगा रहे तो पूरे साल का लगाएंगे। 10% is 25,000 and 20% is 50,000। ये डेप्रिसिएशन लगता है। यहाँ पे आगे हमारा बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2017, ये बुक वैल्यू है।
बुक वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 2 लाख रुपीस की। यहाँ पे इसकी कोई बुक वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता है, मशीन है ही नहीं हमारे पास अभी। ठीक है, दिस मशीन इज नॉट देयर, सो हमने इसको डैश कर दिया। ठीक है, अब हम आ गए 1 जनवरी 17 को। 1 जनवरी 17 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सेकेंड मशीन। ठीक है, यहाँ पे हम मशीन की कॉस्ट, यहाँ पे मैं परचेज भी लिख सकता हूँ, मैं परचेज भी लिख देता हूँ, परचेज ऑफ मशीन। अब वो कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा अपने हिसाब से लैंग्वेज को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते। परचेज दूसरी मशीन हमने खरीदी है 1 जुलाई 2017। ये मशीन सेकेंड मशीन है हमारी। ये कितने की है मशीन? दिस इज ऑफ 2 लाख रुपीस ये मशीन। अब जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा और 2017 तो 2 लाख के ऊपर 20% लगाऊंगा, दैट इज 20%, और पूरे साल का लगाऊंगा क्योंकि हमने 1 जनवरी को 2 लाख की थी और जब 31 दिसंबर को लगाएंगे, सॉरी सर उसमें 6 मंथ का ही लगेगा। नहीं, ये मशीन 1 की बात कर रहा हूँ, मशीन 1 की। मशीन 1 तो पूरे साल रही ना हमारे पास में, तो वो 40,000 लगेगी। और जो आप कह रहे हैं 6 मंथ्स की जो मशीन 2 है उसके ऊपर मैं 6 मंथ्स का लगाऊंगा, 20% पूरे ईयर का है तो 20,000 6 मंथ्स का। तो ये मेरी बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 18 ये कितनी आ गई बुक वैल्यू? 1,60,000। ये वैल्यू आ गई मेरी 1,80,000 1 जनवरी 18। क्वेश्चन में पूछा है 31 दिसंबर 18 का डेप्रिसिएशन चाहिए, तो अब ये डेप्रिसिएशन क्वेश्चन पूछा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन फॉर 1,60,000 का 20%, दैट इज 32,000, और 1,80,000 का 20%, दैट इज 36,000। अब क्वेश्चन में वैसे बुक वैल्यू पूछी नहीं है, बुक वैल्यू ऑन 1 19 की बुक वैल्यू पूछी नहीं, लेकिन ठीक है मैं निकाल दे रहा हूँ 1,28,000, और यहाँ जब मैं 36 घटाऊंगा तो 1,44,000 ये आ गए हमारे। तो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। तो मुझे यहाँ पर ये लाइन लेनी होगी सो दैट आई कैन, ये बुक वैल्यू आ गई, परचेज आ गई, डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन के बाद ये हमारा बैलेंस आया, फिर ये डेप्रिसिएशन आया, ये बैलेंस आया, एंड देन दिस इज क्लोज्ड। तो अब मैं यहाँ पे अगर निकालता हूँ, क्वेश्चन में पूछा है डेप्रिसिएशन फॉर 2018, तो मैं उसको अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ से। डेप्रिसिएशन हमसे 2018 का पूछा है, तो दैट इज डेप्रिसिएशन यहाँ पे 32,000 मशीन 1 का है, और 36,000 मशीन 2 का है, दैट इज 68,000। This is the answer for this question. अगर यही चीज पूरी आजकल जिस टाइप से मैं देख रहा हूँ, जो बोर्ड का 12 का पेपर आया है उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं क्या है, तो ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन भी आपको, ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है और उसमें ऑप्शंस दे दिए, बताइए अब इसमें निकालिए, तो आपको वर्किंग भी करके निकालना पड़ सकता है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा 16 का। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट देन ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ। A business purchased a machine for rupees 2,40,000 1 अप्रैल 18 को खरीदा है। ये चार डेप्रिसिएशन 20% WDV से निकालते हैं। मशीन became outdated, खराब हो गई। न्यू मशीन कमिंग इनटू द मार्केट, वो द मशीन वाज सोल्ड आउट, 80,000 में मशीन हमने बेच दी। कब? 31 मार्च 21 को। 18 में 1 अप्रैल 18 को खरीदी, 31 21 को बेच दिया। इसमें अकाउंटिंग ईयर दिया नहीं है, मार्च है कि अप्रैल है, तो मार्च है कि दिसंबर है, तो हम मार्च मान लेंगे। अप्रैल से 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 3 साल मशीन चला के हमने बेच दी। अब आपसे पूछा है कि मशीन जो हमने बेची है उसका हमें प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ठीक है, हमें प्रॉफिट लॉस क्या होगा, तो यहाँ पर हम इसका देखिए प्रॉफिट लॉस हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। आप जब भी किसी मशीनरी का या किसी भी एसेट का प्रॉफिट लॉस आपको निकालना है, गेन, टेक्निकली वो प्रॉफिट नहीं है, वो गेन है। हमारा जिस चीज का बिजनेस नहीं होता उस पे हमें जो होता है उसको हम गेन कहते हैं।
तो गेन निकालना है तो हम क्या करते हैं, हम बुक वैल्यू निकालते हैं। बुक वैल्यू निकालते हैं कब की, ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन हमने बेची है उस डेट, और उसको हम कंपेयर करते हैं सेल प्राइस, जितने हमने बेचा। मैं उसको सेल प्राइस कह सकता हूं, मैं उसको सेल प्रोसीड्स भी कह सकता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अभी के लिए आप इसको सेम ले सकते हैं। तो ये इन दोनों में मैं कंपैरिजन करता हूं, सेल प्रोसीड्स में और उसकी बुक वैल्यू में। अगर एसेट की बुक वैल्यू, मतलब हमारी बुक्स में जो वैल्यू वो ज्यादा है और हमने उसको कम में बेचा, हमारी बुक्स में जो वैल्यू है वो ज्यादा है और हम उसको सेल प्रोसीड्स हमारी कम है, तो हमको लॉस हो जाएगा, ज्यादा की चीज हमने कम में बेची। अगर ये रिवर्स है तो हमको गेन हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि बुक वैल्यू डेट ऑफ सेल हम कैसे निकालेंगे और सेल प्रोसीड्स किसको मानेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर है और हमने मशीनरी 31 दिसंबर को बेची है साल के अंत में, तो इस पूरे साल का डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे तब बेचे। हमने कोई एसेट खरीदी थी से 1 जनवरी 2009 को खरीदी, ठीक है, और हम अब उस मशीनरी को 2015 में बेच रहे हैं, कब, दिसंबर, 31 दिसंबर। तो भाई 9 पूरा यूज किया, तो हमने 16 इयर्स यूज किया उस मशीन को, 15 भी पूरा यूज किया और 9 भी पूरा यूज किया, मतलब क्या 17 इयर्स यूज किया। तो 9 भी यूज किया, 10 भी यूज किया और 15 साल इधर यूज किया, तो 17 साल यूज किया। तो 17 इयर्स का डेप्रिसिएशन लगाकर जो वैल्यू आएगी वो हमारी बुक वैल्यू। अगर हम साल के 20 में बेचते हैं 6 महीने बाद, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर बुक वैल्यू आएगी। इस साल हमने सिर्फ 3 महीने यूज करके बेची, तो इस साल का 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू निकालते हैं जिस डेट पर हम बेच रहे हैं उस डेट की सेल प्राइस, उस डेट तक का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एंड सेल प्रोसीड्स मतलब जो नेट प्राइस हमें मिल रही है वो। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है कि मान लीजिए सामने वाले ने मशीन के हमें खरीद के 75,000 रुपए दिए, लेकिन जिसने 75,000 रुपए दिए हैं, हमको मशीन को उसको डिसमेंटल करने में, खोलने में, और उसको हमारा ये तय बात है कि हम उसके घर भिजवाएंगे, उसकी गोडाउन पे भिजवाएंगे, फैक्ट्री में, उसको भेजने में हमें 2,000 रुपए का खर्चा हो गया। तो हमें नेट प्राइस हमारी सेल प्रोसीड जो है वो 73,000, 75 नहीं लेना है, 73 लेना। हमको मिले तो 73 ही है नेट, हम 73 से कैलकुलेशन करेंगे। मतलब जो प्राइस हमको मिल रही है, मैंने आपको 1-2 क्वेश्चंस कराए थे शेयर्स के अकाउंटिंग क्वेश्चन में, आपने देखा ब्रोकरेज लगती है शेयर बेचने। तो अगर मान लीजिए हमने कोई चीज 15,000 की बेची, उसमें हमको बेचने के अंदर 500 रुपए का खर्चा लग गया, तो नेट प्राइस हमको कितनी मिली, 14,400। हमारे लिए ये 14,400 ही सारा कैलकुलेशन का बेसिस होगा। हम 15,000 से हम कुछ नहीं करेंगे, वो खर्चा लग गया बेचने का। हमारा बिजनेस थोड़ी है शेयर बेचने का, हमारा बिजनेस नहीं मशीन, बिजनेस होता तो बात अलग। तो अगर जिस चीज का हमारा बिजनेस नहीं है और कोई एसेट बेचने में हमको एक्सपेंस लगता है, खर्चा लगता है। आप मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन बड़ा अच्छा सा है, मैंने दिया नहीं कहीं, मुझे ध्यान आया बाद में एक बार, फिर भी मैं देना भूल गया, अभी एकदम ध्यान है। हमारे पास एक फर्नीचर है, पुराना हो गया, हम बेच रहे हैं उसको। अब वो फर्नीचर हम बेच रहे हैं, लेकिन फर्नीचर बेच रहे हैं, हमने कितने बेचा, 5,000 में बेचा। सामने वाला एक कस्टमर मिल गया, वो हमारा फर्नीचर 5 को खरीदने को तैयार था। हमने कहा ठीक है 5,000 में हम फर्नीचर बेच देते हैं, लेकिन वो 5,000 का फर्नीचर बेचने से हमको उसके अंदर 500 रुपए की रिपेयरिंग करवानी पड़ी, थोड़ी सी पेंट करवाया ऐसा। तो हमको नेट प्राइस 5,000 नहीं मिला, हमें 4,500। हम कैश अकाउंट को जो डेबिट करेंगे 4,500 से करेंगे, और जितने का फर्नीचर हमारी बुक्स में उतने से क्रेडिट करेंगे, फिर देखेंगे गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जो भी हो। मतलब कैश अकाउंट को नेट सेल प्रोसीड से ही आपको डेबिट करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ट्रांजैक्शन। ठीक है, यहाँ तक मैंने जो बात कही है उसमें किसी को कुछ चीज पूछनी है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मशीन हमने बेच दी, कब बेच दी, 31 दिसंबर 18 को। WDV सेटअप को लगाया है। तो सबसे पहले हमको सॉल्यूशन के अंदर यहाँ निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2018।
कितना है कॉस्ट उस मशीन का? 2,40,000 less depreciation for 18-19 का डेप्रिसिएशन हमने लगाया कितना? 20%। 18-19 में तो पूरे साल हमने यूज किया, कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन? सर 48,000। 48,000। Yes, 48। तो ये हमारे पास एसेट की जो बुक वैल्यू आ जाए, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये मैंने नंबर इसलिए डाला कि हमें बीच में कुछ क्वेश्चन डालूंगा, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया रहे कि सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस में चेंज, ठीक है। और ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये शीट का हिस्सा बन जाए, तो इसलिए मैं शीट आपके साथ में ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। एडवांस प्रिपेयर करने में मुझे लग रहा है कि उतना ठीक नहीं रहना चाहिए, मैं उसको प्रॉपरली आपके साथ सॉल्व करके उसको भेजूंगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई ऑन 1 अप्रैल 2019। ये ईयर का बड़ा लफड़ा पड़ता है भाई, 18-19 मतलब 9 महीने इधर 3 महीने उधर, ये आपको ध्यान रखना है। 1,92,000, ठीक है। अब हमें डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का भी लगाना है। डेप्रिसिएशन और 2019-20 20%, 1,92,000 का 20% हम डेप्रिसिएशन लगाए, दैट इज दी ये है ना। तो 1,92,000 का हमने 20%, 10% हुआ 19,200, 38,400। 10% निकाल लिया मैंने, एक जीरो उड़ाकर, 19,200, 19,200 का हाफ डबल, तो दैट इज 38,400। ये हमारा हो गया। तो अब हमारे पास बुक वैल्यू आ गई और 1,53,600। 1,53,600 है। ये आ गया 20 का। अब हमको 2021 भी हमने यूज किया है, तो हम फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन फॉर 2020-21, सो 1,53,600 का 20%, 10% कितना हुआ? 15,360, 30,720। 30,720। अब हमारे पास बुक वैल्यू आ गई, दैट इज ऑफ अच्छा। अब ये 31 मार्च को बेच दी, तो मैं बुक वैल्यू 1 जनवरी नहीं बोलूंगा, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल ही बोल देता हूँ। जिस दिन बेची उस दिन की बुक वैल्यू आ गई, पूरा यूज किया। तो 1,53,600 में से 30,720 को हम लेस करें, 1,22,880। 1,22,880। यस सर। एक ही मशीनरी हमने मार्केट में बेची है 80,000। तो अब मैं इसमें से मेरी जो एसेट जब मैं बेच रहा हूं, उस समय एसेट की वैल्यू हमारी बुक्स में 1,22,880 की थी। तो लेस सेल प्रोसीड्स, ठीक है, दैट इज 80,000, ठीक है। देन दैट इज गिव्स मी दी, यहाँ अब मेरे पास आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, दैट इज 42,800। ये 880 ये है मेरा आंसर। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज 42,880, ठीक है। तो ये इसकी पूरी स्टेप वाइज कैलकुलेशंस। एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? No, sir. No, sir. Fine, fine, fine. Now next question, fifth is machine जो परचेज की हमने फर्स्ट प्लांट मशीनरी 2,40,000 की, 1 अप्रैल 18 की, चार्ज डेप्रिसिएशन 20%। ड्यू टू एक्सीडेंट 1/3 ऑफ द प्लांट एंड मशीन वाज सोल्ड। पूरी नहीं बेची, ऊपर वाले में पूरा बेच दिया था, यहाँ तो 1/3 बेचना। What is the amount of profit and loss on sale of plant and machine, and what will be the depreciation charged on 31st March 21 को हम कितना depreciation लगाएंगे हम वो देखते हैं।
Now let us see that. Okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो अब हम इसमें से ये देखते हैं कि हमने कितना इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगाना है. यहाँ पर भी हम एसेट की बुक वैल्यू निकालेंगे डेट ऑफ सेल पर. हम बिजनेस परचेज अ प्लांट मशीनरी 2,40,000 की ऑन 1st April 18. इट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन 30 एवरी ईयर. रिटर्न डाउन वैल्यू से 31 दिसंबर. अच्छा, डेप्रिसिएशन 31 मार्च. देखिए यहाँ पर बेची हमने 31 दिसंबर को है, लेकिन यहाँ पे बोला है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 31 मार्च. इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च है. अकाउंटिंग ईयर तो अप्रैल से मार्च. तो 1 अप्रैल 18 को खरीदा, तो अगला डेप्रिसिएशन 31 मार्च 19 को लगा होगा. फिर 31. अब यहाँ पे डेट का कंफ्यूजन आता है. ऐसे आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, हमने एसेट 31 मार्च 21 पूछा, यहाँ बेचने की डेट नहीं देखनी. ये डेट देखिए, यहाँ पे डेट दी है कि इस दिन डेप्रिसिएशन कितना लगेगा. इसका मतलब ये जो लगेगा ये ईयर एंड का पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते. तो हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से मार्च है, तो हमने खरीदी है 1 अप्रैल 18 को. इसका मतलब इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 19 को. फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ जाएगा 1 अप्रैल 19. ये खत्म होगा 31 मार्च 20 को. ठीक है. फिर 31 दिसंबर 20 को बेचा. यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है. ये अकाउंटिंग ईयर हमारा 31 मार्च 20 को खत्म हो चुका है. फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 20 को. ये खत्म होगा 31 मार्च 21 को. इस साल के बीच में 31 दिसंबर 20 को हमने उसको बेच दिया. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. यहाँ पे मैं क्लियरली डेट लिख देता हूं. जब आपको 31 मार्च 20 बोला गया है, बेचा है 31 मार्च 20, तो 31 मार्च 20 इज अ वेरी डिफरेंट डेट. 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 को ये साल का, तो 31 मार्च 31 दिसंबर 20 को बेचा है. तो यहाँ पे बेचा है बीच में. तो थर्ड ईयर 9 महीने मशीन यूज करके फिर बेची गई, और उसके 3 महीने बाद ईयर एंड हुआ है. मतलब हमने बेच दी मशीन और अकाउंटिंग ईयर चल रहा था, बाकी की मशीन चल रही थी, बाकी 1/3 बेची, बाकी की तो मशीन यूज हो रही थी. वो 3 महीने और चलाकर चलाई गई हम इस साल. और हमें यहाँ का डेप्रिसिएशन पूछा है, इस डेट का डेप्रिसिएशन पूछा है. तो ये आप ईयर का ध्यान रखेंगे. 9 मंथ्स चला के बेची. अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ. बाकी ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको रहने देता हूँ, सो दैट आई माइट बी यूजिंग दिस. इसकी मुझे जरूरत लगेगी. ये थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, फालतू की चीज हटा देता हूँ. एक लाइन काफी. ठीक है. Now what I do is I can put up here the cost of the machine. Cost on 1st April 2018. क्या cost है? That is 2,40,000. ये आ गया. अब हम 18 से 19 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगाएंगे. फर्स्ट मार्च 2019 हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे. कितना डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे? 48,000. यहाँ पे हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी ऑन 1 अप्रैल 2019. That is 1,92,000. ये आ गए हमारी बुक. फिर हम 19 से 20 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे. सेकेंड ईयर भी हमने पूरे साल यूज की, थर्ड ईयर के बीच में बेची है. हम इसका 19,200 का रिटर्न डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन होती तो 40-80 लगता. रिटर्न डाउन है 20% से, वो हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन. तो दैट इज 38,400.
हमारी बुक वैल्यू आ गई ऑन दैट इज 1 अप्रैल 2020। 1,92,000 में से 38,400 हम लेस कर देंगे, दैट इज करीब 1,53,000 1,53,600। Yes, sir. ओके, ये आ गई बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2020। अब 9 मंथ्स बाद हमने 1/3 मशीन बेची। अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस मशीन को स्प्लिट कर देना चाहिए। एक 1/3 मशीन अलग रख लूं, 2/3 अलग रख लूं। क्यों? क्योंकि 2/3 तो चलती रहेगी, 1/3 बिक जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बुक वैल्यू ऑफ 1/3 मशीन, यहां से मैं इसको खत्म करके यहाँ पे ले लेता हूँ 1/3 1/3 मशीन, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2/3 मशीन। ठीक है, बुक वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर, अब ये 1,53,600 की तो पूरी मशीन है, इसका 1/3 कितना हुआ? 51,200। 51,200। तो ये 51,200 की 1/3 मशीन। और अब बाकी की कितनी बची? 1,02,400 बच गई। एक बार चेक कर लेता हूँ, टोटल 4 × 6 and 2 and 1 3 बराबर। अब ये 2/3 मशीन अभी चल रही है, बाकी का नहीं। अब ये मशीन हमने बेच दी 31 दिसंबर, तो डेप्रिसिएशन ऑन 31 दिसंबर दैट इज 2020, वो सिर्फ 1/3 मशीन का लगाएंगे। अब आपको मुझे बता सकता है 31 दिसंबर 2020 को जो 51,200 पे डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, या किस हिसाब से निकालेंगे? सर पहले उसका 20% और फिर उसके बाद 9 मंथ्स का कर लेंगे। 9 मंथ्स का 20% तो पूरे साल का आ जाएगा, और फिर उसके 9 मंथ्स का। तो 20% अगर मैं इसका निकालता हूँ तो 10,240 बनेगा पूरे साल। 5,120 10% हुआ, 20% 5,120 का डबल। नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाय 9/12 दैट इज 3/4 इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/4 डेप्रिसिएशन? 4 2 8 हो गया, 4 5 20 and then 6 24 2 एक बार 6 2 4 6 0 6 4 24 2 5 22। हाँ आई थिंक, हाँ ठीक है, 2,560 into 3 7,680 that is the depreciation। ये depreciation हुआ इसका for 3। ये दूसरी मशीन पे तो अभी लगाना ही नहीं है, दूसरी मशीन तो अभी यूज चल रही है, वो तो 31 दिसंबर को लगेगा उसका डेप्रिसिएशन। नाउ बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन हम बेच रहे हैं उस दिन की बुक वैल्यू। तो ये हमारा आ गया, तो 51,200 में हमने ये माइनस कर दिया 7,680। So the book value is how much? 43,520. 43,520 ये हमको बेचा। हमने बेची कितने में? ये 20,000 में बेची, 20,000 लेस सेल प्रोसीड्स। हमने इसको 20,000 में बेची। तो अब हमारा यहाँ पे 43,520 मशीन 20,000 बेची, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, yeah, and that is coming to 23,520। ये आ गया हमारा मशीन 1/3 का काम हो गया। 2/3 मशीन जो 1,02,400 की वो पूरे साल चल रही है। तो जब मैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, ये तो अकाउंट यहाँ पे बंद हो गया उस मशीन का, डेप्रिसिएशन और 2020-21, तो वो सिर्फ और सिर्फ पूरे साल का डेप्रिसिएशन
इस मशीन पे लगेगा 1,02,400। इस डेट पर जब डेप्रिसिएशन लगेगा, मैं यहाँ पे डेट भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन में डेट दिया है स्पेशल, उन्होंने उस डेट पर पूछा है कि इस डेट पर बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2021 को जब लगाएंगे तो इस मशीन पर लगाएंगे, एंड दैट विल बी 20% फॉर द होल ईयर, दैट इज 10,240, तो 20,400 दिस इज द डेप्रिसिएशन। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है, दो चीज पूछी है, एक तो लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल, और दूसरी चीज जो क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पर अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, कैलकुलेशंस किए हैं, इस पे किसी को कोई चीज पूछनी है? नो सर। नो सर। ओके, ये तो मैं अब देखिए, वैसे मैंने दिया है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा एक थ्योरी का है ये क्वेश्चन। एक नेहा एंड स्नेहा आर टू फ्रेंड्स मैनेजिंग देयर ओन बिजनेस फर्म्स. Neha was very excited about a new imported machine she bought for automating and expanding her business. उसने import किया machine expand कर. She called Sneha to show the machine. In discussion, Neha told Sneha that she is changing the method of depreciation from a straight line to written down value, and the cost of the new machine will also be allocated throughout the estimated life of 20 years under written down value. अब वो कह रही है कि depreciation लगाएंगे, और depreciation जो है cost allocation की method है. मैंने आपको बताया था कि उस एसेट को हम 1 साल का एक्सपेंस नहीं मानते हुए 10 साल का एक्सपेंस मान रहे हैं, 10 साल में उसको धीरे धीरे एक्सपेंस मान रहे हैं. दैट इज व्हाट 20 years अंडर रिटन डाउन वैल्यू से वो 20 सालों में लगाएंगे. व्हेन इसने आस्क्ड अबाउट द रीजन फॉर चेंजिंग द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वो कह रही मेथड चेंज क्यों कर रही हो, अभी स्ट्रेट लाइन लगा रही थी, डब्ल्यूडीवी क्यों कर रही हो फॉर ओल्डर मशीन. नेहा कुड नॉट गिव एनी सुटेबल रिप्लाई. You are required to briefly explain any two accounting principles highlighted in this situation. इसमें accounting principles कौन से involved? Consistency. एक प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी का है. कंसिस्टेंसी कहती है कि आप मेथड, जो अकाउंटिंग मेथड्स है, उसको चेंज मत करो, और चेंज करो तो वो तभी चेंज करो जब जरूरी लगे और उससे आपकी अकाउंटिंग इंप्रूव हो रही हो और उसका रीजन होना चाहिए. दैट इज वन इज हाईलाइटेड. शी इज नॉट. ठीक है, दैट इज वन. दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा है? एलोकेशन, मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? जो आपने रेवेन्यू की है उसको उसकी एक्सपेंस के साथ मैच करो. हमने प्रोडक्शन किया, मशीन से प्रोडक्शन किया, मशीन से प्रोडक्शन करके बेचा, उससे हमें रेवेन्यू हुई, तो जब उस रेवेन्यू की कॉस्ट को जब मैं मैच करूंगा तो कॉस्ट कौन सी ले रहा हूँ? लेबर की कॉस्ट ले रहा हूँ, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ले ली, दूसरे खर्चे ले लिए, लेकिन डेप्रिसिएशन क्यों छोड़ सकता हूँ? डेप्रिसिएशन भी तो कॉस्ट है. दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई मैचिंग प्रिंसिपल भी यहाँ पे इन्वॉल्व है. मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि प्रॉफिट निकालने के लिए, बिजनेस का करने के लिए प्रॉफिट निकालना है कुछ, तो आपको रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ मैच करना है, तब निकलेगा प्रॉफिट. तो रेवेन्यूज टू बी मैच विद द एक्सपेंसेस. सर हाँ सर, तो दोनों, लेकिन दोनों केसेस में मतलब कोई सी भी मेथड लगाएंगे डेप्रिसिएशन तो लगा रहे हैं ना, तो मैचिंग प्रिंसिपल कैसे आया? नहीं, इसमें पूछा है कि कौन से प्रिंसिपल्स हाईलाइट हो रहे इस स्टेटमेंट. तो अगर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो उसके पीछे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाना पड़ा? हाँ सर, मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग. यहाँ पे बोला है ना एलोकेट थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ. वो क्यों, हम उसकी कॉस्ट को एलोकेट क्यों कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट को बांट क्यों रहे हैं? क्योंकि वो 1 साल नहीं चल रही है, कई साल चल रही है. तो हर तो साल सर फिर तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी आ रहा है ना. कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से मैचिंग आ जाती है. तो यहाँ पे डायरेक्टली मैचिंग आ रहा है, बट यस कुछ हद तक गोइंग भी है. गोइंग भी इसलिए कि हम बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप मैचिंग भी कर सकते हो, गोइंग भी लिख सकते हो. लेकिन गोइंग इज अ ब्रॉडर टर्म, उसके अंदर कई सारे, उसकी वजह से कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी गोइंग की वजह से हो जाता है. बिजनेस इंडेफिनिट चल रहा है, अब भैया इंडेफिनिट चल रहा है तो प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, प्रोग्रेस कैसे जानेंगे, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट आ गया. एंड देन अगर गोइंग कंसर्न है, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चल रहा है, इंडेफिनिट चल रहा है, तो हमको एक्सपेंसेस वगैरह हर साल के अलग अलग रेवेन्यूज के साथ मैच करना है. ये सब है. ठीक है, मैचिंग, गोइंग कंसर्न टेक्निकली दोनों लिखे जा सकते हैं, बट देन गोइंग कंसर्न इज अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने मैचिंग बोला. ठीक है, आई थिंक कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं. हाँ,
तो ये एक आध क्वेश्चन खैर आप पहले तो ट्राई भी करें, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे 9, 10 क्वेश्चन में इसमें जो डाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मशीन हैड अ मशीनरी बुक वैल्यू 2 लाख है 1 जनवरी 19 को। मशीन की परचेज हमने की थी 1 जनवरी 26 को। बुक्स के अंदर 1 जनवरी 19 को 2 लाख की और हमने खरीदी थी 1 जनवरी 16। अब आपको बोला है मशीन की कॉस्ट कितनी होगी, कोई मुझे बता सकता है मशीन की कॉस्ट कैसे निकालें? और 20% प्लस करते जाएंगे। अब ये हाँ ये भी है, हमने मशीन खरीदी है 1 जनवरी 19 को, 1 जनवरी 16 के और हमने सॉरी खरीदी 16 को, 19 की बुक वैल्यू दे रखी है। तो हमने जब 1 जनवरी 19 को खरीदी है, ओहो खरीदी 16 को खरीदी, हमें मालूम नहीं, तो हमने 16 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा 20%, मुझे मालूम नहीं क्या है। फिर 17 आ गया, कौन सा 1 जनवरी 17 की बुक वैल्यू आ गई, फिर हमने 17 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। फिर हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 1 जनवरी 18 की। फिर हमने क्या किया होगा, 18 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। ये रिवर्स चल रहा है, मैं आपको रिवर्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा इन द केस ऑफ रिटन डाउन। अभी यहाँ तो ठीक है, हम ऐड कर देते हैं, यहाँ सिंपल है 18, ठीक है 18 का डेप्रिसिएशन लगाया तो बैलेंस आ गया हमारा 1 जनवरी 19 को। ये अमाउंट आपको 2 लाख रुपए दिया हुआ। अब मैथमेटिकली पहले तो आप मुझे ये बताइए, इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं, आप बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो वैल्यू है 1 जनवरी 18 को, इसके अंदर हमने 20% डेप्रिसिएशन लगाया, फिर ये वैल्यू आई। तो कोई मुझे बता सकता है 1 जनवरी 18 और 1 जनवरी 19 की वैल्यू में कोई रिलेशन है, बता सकता है मेरे को? 1 जनवरी 18 की जो वैल्यू है और 1 जनवरी 19 की जो वैल्यू, उनमें रिलेशन क्या है? 19 की वैल्यू 18 की वैल्यू से 20% कम है। बिल्कुल सही है, हमने इस 18 की वैल्यू में 20% डेप्रिसिएशन घटाया तब ये वैल्यू आई है। तो दिस इज 80%, दिस इज 20% एंड दिस इज 100%। अगर मैं इसको 100% मान लेता हूं तो इसका 20% घटा, तो मतलब 1 जनवरी 19 की वैल्यू 18 की वैल्यू का 20% है। नाउ सेम थिंग अप्लाइज हियर, अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं और इसको 20 मान लेता हूं, इसको कलर अलग चेंज कर देता हूं। अगर मैं इसको 100% मान लूं और ये 20% घटाऊंगा तो ये 80% हो जाएगी। जब इस वैल्यू को 18 की वैल्यू को 17 से कंपेयर करूंगा तो 17 की वैल्यू का 80% है 18 के अंदर। तीसरा एक अनदर कलर, अगर मैं इसको 100% ले लेता हूं, इसको 20% ले लेता हूं, तो ये 80% हो जाएगा। तो 1 जनवरी 17 की जो वैल्यू है वो 16 की वैल्यू का 80% है। ऐसे ऐसे कम हो रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक कैलकुलेशन में कर सकता हूं। अगर ये 2 लाख की वैल्यू 80% है तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करूंगा कि 2 लाख 80% है। यूनिटरी मेथड, ये यूनिटरी मेथड तो हर कॉमर्स के अकाउंट्स के बच्चे को आना पड़ेगा, ये बहुत बार बार आएगा कि 2 लाख इज इक्वल टू 80%। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2 लाख को 80 से डिवाइड करो इंटू 100, मतलब ये क्या होगा, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। 80 और 100 में रिलेशन क्या है? 80 अगर 4 है, 100 5 है, 20 सर 2,50,000। 2,50,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो मेरी वैल्यू है वो 2,50,000। तो इसका मतलब ये मेरा डेप्रिसिएशन इसका ये 50,000 हो गया। ये जो कैलकुलेशंस कर रहा हूं मैं, दे आर नॉट वेरी टिपिकल कैलकुलेशंस एंड यू हैव टू लर्न दीज कैलकुलेशंस। अगर अकाउंटिंग आपको सीखनी है तो इतना कैलकुलेशंस तो आना पड़ेगा। दिस इज बेयर मिनिमम व्हिच इज एक्सपेक्टेड ऑफ। बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं, लेकिन इतनी थोड़ी सी इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए। 2,50,000 is now 80% of this। 2,50,000 को 80 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ और 100 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, 4/5 दैट इज देयर। तो दिस वैल्यू विच यू गेट विल बी दिस। यहां जो वैल्यू आएगी उसको फिर 80 से डिवाइड करके 100 से करो तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक तो तरीका ये,
दूसरा, इस मामले में एटलीस्ट इन दिस केस सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका ये है कि हमने डेप्रिसिएशन कितने साल लगा दिया, हमने 16 में लगाया, 17 में लगाया, 18 में लगाया, 3 साल लगा दिया। स्ट्रेट लाइन है तो 20% ओरिजिनल कॉस्ट का यहाँ लगाया, 20% यहाँ लगाया, 20% यहाँ लगाया, इसी का सेम का, तो इसी का 60% डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं। इसका मतलब ये जो 2 लाख वैल्यू है, ये अपनी ओरिजिनल कॉस्ट की 40% वैल्यू बची होगी। 20%, 20%, ओरिजिनल कॉस्ट का 20% फर्स्ट ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट का 20% सेकंड ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट का 20% थर्ड, तो ओरिजिनल कॉस्ट का 40% बचा अपने पास 3 साल के बाद। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सिंपल सा, 2 लाख को मैं 40 से डिवाइड करके, ये 40% है ना, इंटू 100 कर, बस मेरी कॉस्ट आ जाएगी स्ट्रेट अप। मैंने एक लेंथी प्रोसेस बताया था, वो आपको WDV में करना ही पड़ेगा, और उसका एक और WDV में एक और मेथड है, लेकिन यहाँ हम स्ट्रेट अवे कर सकते हैं। भाई 3 साल लगा दिया, 20 लग गया, तो 2 लाख वैल्यू 3 साल बाद है, मतलब वो 40% है एक्चुअल कॉस्ट की, तो 42 लाख डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, 5 lakh. दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। 11th में WDV से कैलकुलेशन है, तो चलिए कह रहे इतना करिए पहले, क्योंकि सारा इतना हो नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कल तक करें तो आप कर लें कम से कम क्वेश्चंस। अभी तक जो कुछ मैंने बताया, इसके अंदर किसी को कोई डाउट हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछें। 11, 12 क्वेश्चन इसी शीट में रहेगा, ठीक है, बट आप कोई जरूरी नहीं कि आप उसको करें, आप उसको, मैं देखता हूँ, मैं चेंज द शीट हाउस, वो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं देखता हूँ उसको, तो अगर होता है तो कोई जरूरी नहीं कि वहां तक आप कर लीजिए, उसके पहले का आप WDV में 2 एक तरीके, क्योंकि इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप जल्दी उसको ग्रास्प कर पाएंगे, इसलिए मैंने उसको अभी आज रोक दिया। अभी तक जो मैंने किया उसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो तो पूछे मेरे से। नो सर। हाँ No, sir. सर, जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसको हम लिखेंगे कैसे? हाँ, उसको आप लिख लीजिए, स्ट्रेट अवे ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर आप प्रेजेंट, आपका जो आंसर आपको प्रेजेंट करना है, तो आप उसमें ऐसा करिए, मैं यहाँ बता देता हूँ, और वो अभी के हिसाब से ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 3 years, दैट इज 60%। सो अब ये लिख दिया आपने, बुक वैल्यू on 1st January 19 is 40%. Cost of the asset $2 lakh divided by 40 into 100. ये आपका आंसर है। Is that okay? यस सर। Okay. Any other doubts? Any other confusion? बेटा आप लोगों के क्वेश्चंस कर रहे हैं, सुरभि आप कुछ नहीं पूछते हो क्लास के अंदर, नो डाउट, नथिंग, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लीशा सुमानी का भी नहीं है। लीशा, लास्ट वाला क्वेश्चन ही थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि उसमें फिर ये था ना कि 3 years और फिर 9 month, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। क्या चीज? ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन बताया ना, वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। भाई आप, मैंने वो पूरी कैलकुलेशन दिखाई आपके सामने। अगर मैं कह रहा हूँ कि उसको पहले 100 लिया और फिर बाद में वो 80 हो गया, फिर उस 80 को 100 मान के फिर नहीं, मैं आपसे सीधी सी बात कह रहा हूँ, और लीव इट, मैं रिवर्स प्रोसेस के स्ट्रेट प्रोसेस लेके चलते हैं। हमारे पास एसेट 1 जनवरी 2016 को 5 लाख की है। हम 2016 के अंदर 20% डेप्रिसिएशन लगाया, तो इसका 20% डेप्रिसिएशन कितना हुआ सुरभि? 10% हुआ 50,000। 10% 50,000 हुआ ना सुरभि? यस सर। तो 20% डबल हो गया, 50,000 का 1 लाख रुपीज हो गया। तो 1 जनवरी 17 की वैल्यू क्या आ गई? 4 लाख। 4 लाख। 2017 का डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 20% ऑफ 4 लाख,
भाई ये कैलकुलेशन तो बनना चाहिए। 4 लाख का 20% निकालने में इतनी अगर देर लग रही है, मतलब बहुत गड़बड़ है बात। 4 लाख का 10% तो बता सकती हो ना सुरभि? 2 लाख। 4 लाख का 10% बताओ मुझे। 10% मतलब एक जीरो उड़ा दो 4 लाख में से, कितना बचा? 40,000। तो 10% जब 40,000 है तो 20% कितना होगा? 40 का डबल, 80,000। बस। इसीलिए नहीं समझा रहा, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाइए फास्ट, नहीं तो पेपर खत्म नहीं होगा। 12th के अंदर आप बोर्ड का पेपर छोड़ के आ जाएंगे अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। एमसीक्यू रहा तो एमसीक्यू भी नहीं खत्म होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। ये कैलकुलेशन 10% 20% तो फट से आना चाहिए भाई। 10% 20% 15% 5% ये तुरंत निकलना चाहिए दिमाग से फटाफट। अब बड़ी ऑड फिगर हो तो ठीक है, तो 5-5 लाख 4-4 लाख 3-3 लाख 80 ये अमाउंट है भाई। ऐसा थोड़ी कि मैंने बहुत और फिगर दी है 5,25,225 रुपए का 5% निकालो। अरे नहीं भाई, ये तो 10-20% 4 लाख का निकालना है, इसके इतना टाइम लगेगा तो बहुत दिक्कत होगी। 2018 का डेप्रिसिएशन लगाओ। अब इसका 10% डेप्रिसिएशन बताओ 3,20,000 का। 32000 मतलब 32,000। 32,000 और 20% हो जाएगा डबल 64,000। अरे सॉरी, स्ट्रेट लाइन था वो, तो मैं WDV लगा। स्ट्रेट लाइन था ना वो, स्ट्रेट लाइन था। 20% ऑफ दिस 1 लाख। स्ट्रेट लाइन में तो कॉस्ट प्राइस का 20% हर साल लगता है, तो सेम अमाउंट स्ट्रेट लाइन तो सेकेंड ईयर भी 1 लाख ही लगेगा, 3 लाख। फिर 2018 में फिर 1 लाख। फिर 2019 में वैल्यू आ गई 2 लाख रुपीज। अब अगर सुरभि ये 5 लाख का 20% मैंने यहां लगाया, फिर 20% मैंने यहां पे माइनस किया, फिर 20% मैंने यहां पे माइनस किया, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट का ये 20 3 बार माइनस करके ओरिजिनल कॉस्ट का कितना परसेंट बचा होगा यहाँ? 60। 20 माइनस करके कितना बचा होगा? 20 3 बार माइनस करके कितना बचा होगा? ये 40। अगर हाँ 40% क्योंकि ये 20 60 हुआ। 60 माइनस हो गया ना, तो 40% बचा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 2 लाख 40% है, तो 100% कितना होगा? इंटू 100। ये करना। यस सर। तो ये इस टाइप की कैलकुलेशंस तो बहुत लगेगी इसके अंदर सर। हाँ। फिर वो जो आपने इसके पहले बताया था पॉन में, वो मतलब रिवर्स जा जाके एक के बाद एक, वो WDV में इस्तेमाल हो सकता है? वो WDV में उसका एक और तरीका है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वो भी तरीका उसका। अब ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन, 20 60% हो गया, तो 5 लाख का 60% 40% ये आ गई, 40% वैल्यू दी है। अब आपसे पूछा जाए डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन कि WDV से आपको 1 जनवरी 19 की वैल्यू निकालनी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 20% से निकाल, मैं 20% से कर रहा हूँ WDV से। तो 5 लाख का 20% डेप्रिसिएशन लगाया अपन ने, दैट इज 1 लाख। 1 जनवरी 17 को वैल्यू आ गई 4 लाख। अब मैं क्या कर रहा हूं, 4 लाख का 20% लगा रहा हूं, दैट इज 80,000। कितनी वैल्यू आ गई? 3,20,000। अब मैं 3 लाख का 20% निकाल रहा हूं, 64,000। ये आ गया। तो ये कितना आ गया? 2,56,000। अब आयुष, मैं ये सिंपल सी बात ये कहता हूं कि ये 3,20,000 और 2,56,000 में क्या रिलेशन?
2,56,000 में ये अगर ये मैंने 20% लगाया है तो 20% 3,20,000 का ही लिया है ना मैंने। यस सर। तो 2,56,000 3,20,000 का 80% होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इन दोनों वैल्यूज में क्या रिलेशन है, किन दोनों में, इन दोनों, तो ये 3,20,000 का 80% 256, 4 लाख का 80% 3,20,000, 5 लाख का 80% 4 लाख है। इज दैट नॉट दैट केस? क्योंकि 5 लाख का जब 20% माइनस किया तो 4 लाख आया, तो 5 लाख का 20% माइनस करके 4 लाख आया, तो 4 लाख जो 80% हुआ ना 5 लाख का, हुआ कि नहीं हुआ? फिर 4 लाख में फिर 20% माइनस कर दिया मैंने 320, तो 320 4 लाख का 80% हुआ। फिर 3,20,000 में फिर 20% माइनस कर दिया 2, तो 256 320 का 80% हुआ। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि $256 लाख 3 साल की डेप्रिसिएशन के बाद है। मैंने आपसे कहा 20% WD पर एनम 20% पर एनम से। तीन साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद WDV मेथड से एसेट की बुक वैल्यू 256 है। आप कॉस्ट प्राइस निकाल। तो मेरे पास दो तरीके, एक तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं। स्टेप बाय स्टेप कैसे? ये 80% है तो 2,56,000 अगर 80% है तो 100% कितना होगा? 256 का 100% कितना? 256 80%। इज दैट ओके? तो ये मेरा आ गया 3,20,000। तो यहाँ पे कॉस्ट आ गई 3,20,000। जब 320 था तो ये घटाया, तो इसका मतलब मैंने डेप्रिसिएशन 64,000 घटाया। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं जो 3,20,000 80% है तो कितना होगा? तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। मैं ऐसे करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4 लाख। इसका मतलब ये कॉस्ट हमारी 4 लाख रही होगी। 4 लाख का 80% मतलब 20% मतलब 80,000 घटाया तो 320 आ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ 4 लाख 80% है तो 100% बताओ। तो 4 लाख इज 80%, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 5 लाख। 5 लाख का 20% 1 लाख। तो ये मेरी टेबल बन गई, ये मेरी टेबल। यस सर। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि चलिए ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी है, एसेट नहीं दे रखी, आपको ये सब नहीं दिया हुआ, आपको दिए ही नहीं कितने, आपको बोला 3 साल बाद ये लगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग क्या कहते हैं, एक मेथड ये है कि हम क्या करें, इसको 100 मान लें, इसको 100 मान लें। इस 100 में 20% हमने माइनस किया तो 80 आ गया। फिर इसका 20% माइनस किया तो ये हमारा 64 आ गया। फिर इसका 18% 20% माइनस किया, दैट इज 12.8, तो ये आ गया इसका 64 में से 12.8 घटाओगे तो 51.2 आ गया। इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन घटाते घटाते 3 साल तक जो वैल्यू हमारी यहाँ पे हो रही है, ये एक्चुअल वैल्यू का 51.2% है। तो अगर मैं 2 लाख, इसको कहते हैं फैक्टर निकालना। हमने फैक्टर निकाल लिया एसेट का। अगर 100 रुपए मान लो तो फैक्टर आज की डेट में उसकी वैल्यू होनी 51.2%। तो 5,56,000 51.2% के बराबर है। डिवाइडेड बाय 51.2 इंटू 100 करेंगे तो भी आपका आंसर 5 लाख रुपए आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे वो आप WDV मेथड से आपको 4 साल बाद की वैल्यू दी है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो आप कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, थोड़ी बहुत ही ये डेप्रिसिएशन के चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करनी पड़ेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस। ठीक है। एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। नो सर। थैंक यू सो मच। सर हाँ
सो वो अभी अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम हुए थे तो उसमें क्वेश्चन आया था कि अगर आपने क्रेडिट पर मशीनरी ली है तो उसके जो क्रेडिटर्स हैं उनको आप क्रेडिटर्स बोलोगे कि नहीं, ये एजर्शन था। और रीजन में था कि आप नहीं बोलोगे क्योंकि वो जो है वो सिर्फ जो गुड्स लेते हैं तो वही क्रेडिटर होते हैं। तो ऐसा होता है क्या? एक्चुअली क्या है, एक टर्म नया है, ट्रेड पेएबल्स। तो ट्रेड पेएबल्स अगर हम वर्ड यूज करते हैं तो वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, वो हो सकते हैं। बट ये भी कुछ लोगों का कहना है नहीं, हम क्रेडिटर्स तो बोलेंगे। क्रेडिटर्स मींस ऑल द लायबिलिटीज। ट्रेड पेएबल्स जो होता है दैट इज ओनली रिलेटिंग टू गुड्स, ट्रेड जिसका ट्रेडिंग करते हैं, जिसका बिजनेस। तो वो तो बिल्स पेएबल और क्रेडिटर को मिलाकर ही तो हम ट्रेड पेएबल्स तो बोलते हैं बिल्स ना। पेएबल कहाँ से आते हैं? बिजनेस से रिलेटेड, और ट्रेड पेएबल्स हो जाते हैं हमारे। ठीक है, फिर उसमें इवन क्रेडिटर्स भी तो नहीं, क्रेडिटर्स को अकाउंट्स पेबल हम बोलते हैं, और कई बार क्रेडिटर्स को और अकाउंट्स पेबल को हम एक मान लेते हैं। बट देन प्योरली अगर हम टेक्निकल साइड में जाएं तो हम इसको लोन तो बोल नहीं सकते। देखिए, हमने किसी से मशीन खरीदी उधार में, तो हम उसको लोन तो नहीं बोल सकते। हमारे पास लायबिलिटी का फिर दूसरा नाम क्या बचा? या तो हम बिल्स पेबल बोले, या ट्रेड पेबल्स बोले, या अकाउंट्स पेबल बोले, या क्रेडिटर्स बोले, या लोन बोले। लोन है ही नहीं है, ट्रेड पेबल है नहीं है। तो अकाउंट्स पेबल मतलब क्रेडिटर्स मींस अकाउंट्स पेबल, जो इंक्लूड्स ऑल दैट थिंग्स, सब कुछ आ गया इसका। तो नॉर्मली ये मिक्स यूज हो जाता है कई बार, बट ये है कि हाँ ठीक है, इसके अंदर एक डिफरेंस ऑफ। नहीं सर, तो सही चीज क्या है, मतलब आएगा क्या नहीं आंसर? नहीं, सही चीज में क्रेडिटर्स में आएगा। ये क्रेडिटर्स ही, वही तो कह रहा हूँ, क्रेडिटर्स में और कहाँ दिखाएंगे इसको? मतलब अगर ठीक है क्रेडिटर्स नहीं तो क्या है फिर? ये भी तो क्वेश्चन उठता है। सपोज वी आर नॉट, दे आर नॉट क्रेडिटर, देन व्हाट दे आर? फिर कहाँ दिखाएंगे उनको? हम क्या करेंगे? अगर हम एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं, हमारे पास अगर ट्रेड पेबल्स है, मैं वही कह रहा हूँ, हम ट्रेड पेबल वर्ड यूज करते हैं या ट्रेड क्रेडिटर्स यूज। ट्रेड क्रेडिटर्स भी एक वर्ड होता है, ट्रेड क्रेडिटर्स। ट्रेड क्रेडिटर्स माने क्रेडिटर्स ओनली ऑफ द ट्रेड, बट ओनली अगर क्रेडिटर्स टर्म यूज किया गया देन इट इंक्लूड्स ऑल दीस क्रेडिटर्स, अदरवाइज दे आर नथिंग एल्स। क्रेडिटर्स में आएंगे, मैं वही कह रहा हूँ। ट्रेड क्रेडिटर्स हो या ट्रेड पेबल्स हो तो हम उसमें नहीं दिखाएं, बाकी हम ट्रेड क्रेडिटर्स में इसको शो करेंगे। ओके सर। Yeah. सर एक क्वेश्चन और था। हाँ, यस। sold at 50%, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000. हाँ, Sold at 50% profit on sales, which is subject to 20% TD and 5% CD, will result in increase in capital by. अकाउंटिंग इक्वेशन में पूछा है क्वेश्चन। हाँ सर। सर मुझे इसका आंसर नहीं आया, मतलब मुझे समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस क्या एसेट की? 30,000. 30,000। ये हमने क्वेश्चन इस टाइप का, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इनवाइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट दिया है। कॉस्ट प्राइस 30,000 दिया है, कितना परसेंट प्रॉफिट ऑन सेल्स है? 50. तो कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा? 100%. तो 60,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%. दैट इज 12,000। कैश डिस्काउंट कितना है? 5%. कितने बेचा अपन ने? वो नहीं दिया। अब ये आ गया ना 45,600, यही तो निकालना है आप। बट सर इसमें 45,600 तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं सुनो सही, 45,600 बेचा अपन ने 30,000 की चीज कितने बेची? 45,600. हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? ये अमाउंट हम कहते हैं। ओके सर। ठीक है, ऐसे। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। सर हाँ मुझे भी एक डाउट था 48 शीट में। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में सर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। यस सर। हाँ सर यहाँ ये फायर अपार्ट वाला जो चीज है मुझे समझ में नहीं आया कितना, मतलब कैसे डेप्रिसिएशन लगेगा। हमने पूरी मशीन पे, मतलब हमारी मशीन कितने की, 1 लाख की खरीदी गई है, तो आप 16 का डेप्रिसिएशन लगाओ, 17 का लगाओ, 18 का लगाओ, 20 का लगाओ, 31 दिसंबर 20 की वैल्यू आ जाएगी पूरी मशीन की। यस सर। ये नहीं समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? यस सर, एक्चुअली अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ना मैडम, वो इसी पैटर्न का था क्वेश्चन। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है वो एग्जैक्टली यही पैटर्न का क्वेश्चन था। हमारी जो मशीनरी खरीदी गई है एसेट, वो हमने खरीदी है 1 जनवरी 16 को 1 लाख, 31 दिसंबर 20 को खराब हुई, तो हमने 16 के अंदर डेप्रिसिएशन लगाया होगा इसका, स्ट्रेट लाइन मेथड से। एक्सपेक्टेड इसका डेप्रिसिएशन नहीं बता सकती हो, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है इसका? यस सर, मैंने निकाला था ये। अरे निकाला, कैसे निकाला था बताते जाओ, फॉर्मूला में लिखते जाओ। सर 1 लाख माइनस 10,000 हाँ अपॉन 10। बहुत बढ़िया, तो 9,000 आ गया डेप्रिसिएशन। यस सर। तो 16 में 9,000 डेप्रिसिएशन लग गया। फिर 1 जनवरी 17 में आ गए कितना, 91,000। फिर 17 में डेप्रिसिएशन लग गया 9,000। फिर 1 जनवरी 18 को आ गए 82,000। फिर 18 में डेप्रिसिएशन लग गया 9,000। ठीक है, 73,000 हो गया। कब? 1 जनवरी 19। फिर मैं यहाँ साइड में आ रहा हूँ, 1 जनवरी 19 को 73,000। फिर 19 के अंदर डेप्रिसिएशन लग गया 9,000, 64,000। कब? 1 जनवरी 20 को। फिर 31 दिसंबर 20 को आग लगी साल भर चलने के बाद। फिर 20 का डेप्रिसिएशन लगाओ 9,000, तो एसेट कितने की बची है हमारे पास? 55,000। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो ये 55,000 की, अब क्या बोला, आधी मशीन बेच दी हमने। व्हाट इज द सेट, कितने में बेची ये बताना है। तो ये तो पूरी मशीन की वैल्यू है ना, इसकी आधी कितने की हुई? 22,500। नहीं 25,000 तो वही हुआ, 50,000 का आधा 25,000 और 5,000 सब 27,500। यस सर। तो बुक वैल्यू ऑफ हाफ मशीन, आधी मशीन की बुक वैल्यू, दैट इज 27,500। अब इसके अंदर ये गड़बड़ है क्वेश्चन। मशीन की वैल्यू 27,500, 35,000 का लॉस कैसे हो सकता है? समझे कि नहीं समझे आप? यस सर। क्वेश्चन में दिया है मैंने गलती से 3,500 का, 35,000 का लॉस। अरे जब मशीन की कीमत ही 27,500 है, अगर आप फ्री में भी दे दोगे तो भी तो लॉस 27,500 होगा, 35 का। ये 3,500 था, तो 3,500 का लॉस। तो हमने कितने बेची होगी? 24,000 में बेची होगी। समझ में आई बात? ऐसे निकालना है इसको। यस सर। कुछ समझ में नहीं आया ना? नहीं सर, आ गया। अच्छा ठीक। ओके, एनी अदर क्वेरी? नो सर। ओके थैंक यू सर। या